इफ़ यू नो योर स्ट्रेंथ द वर्ल्ड इज़ योर। इसी के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने बिहार में बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेके आया हूँ आज आपके सामने। इस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये पेपर कैसा था। तो बेसिकली 3 पार्ट के अंदर होता है। पहला लैंग्वेज का था, दूसरा जनरल स्टडीज़ का और तीसरा पॉलिटिकल साइंस का। तो मैं आपके सामने अपना पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट डिस्कस करूंगा और देखेंगे कि कैसा पेपर था। तो मैं रुका हुआ था काफ़ी दिन से इसके लिए कि बीपीएससी कब इसकी आंसर की जारी करता है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर डाउट वाले थे, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था। तो अब बीपीएससी ने इसको जारी कर दिया इसकी आंसर की। उसी के आधार पे मैं इस पेपर को आज डिस्कस करूंगा आपके सामने। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा पेपर था ये। इसके अंदर पहला ही क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930 में ब्रिटिश द्वारा आयोजित प्रथम गोल मेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। तो ये बहिष्कार किया था कांग्रेस पार्टी ने। 1930 के अंदर जो पहला गोल मेज सम्मेलन हुआ था इसका बहिष्कार किया था, लेकिन जो 1931 के अंदर सेकेंड हुआ था उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस ने, और गांधी जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था कांग्रेस का। तो सेकेंड जो इसका 1930 में जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था वो कांग्रेस थी। निम्नलिखित में से किसे लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं माना जाता। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व जो ये पहला ही है, क्रांतिकारी परिवर्तन, इसको नहीं माना जाता है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है वो क्रमिक विकास यानी क्रमिक परिवर्तन की बात करता है, धीरे धीरे परिवर्तन की, ना कि एकदम से क्रांति करके उखाड़ दिया जाए सत्ता को। तो इसकी बात वो नहीं करते हैं। बाकी ये सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो जो इसका नहीं था वो पहला क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में से किसने गिल्ड समाजवाद के विकास की मदद की। तो गिल्ड समाजवाद के साथ जीडीएच कॉल भी जुड़े हैं और ये भी जुड़े हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन सही था, उपयुक्त एक से अधिक, तो इसका डी ऑप्शन सही था। 74वां नंबर क्वेश्चन था, नाजीवाद में लेमनस्ट्रॉम की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है। तो ये जुड़ी हुई है वंश के साथ। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ याद कर सकते हैं हम और कुछ नहीं कर सकते, ऐसे सिर्फ इसको आगे देख लें अगर कहीं पेपर में आ जाए तो। सरदार पटेल किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं ये बारदोली सत्याग्रह के साथ जुड़े हुए थे सरदार पटेल जी। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। यहीं से इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये बारदोली सत्याग्रह के साथ जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपनी पुस्तक गुलामगिरी में पिछड़े वर्ग के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड मैं देख रहा हूँ, कई एग्जाम के अंदर पूछी जा रही है पुस्तक, तो आप इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लें। गुलामगिरी जो पुस्तक लिखी थी वो ज्योतिबा फुले जी के साथ जुड़ी हुई है। तो इसका जो सही आंसर था फर्स्ट ऑप्शन सही था। 77वां नंबर क्वेश्चन था, वैज्ञानिक पद्धति इस पर जोर देती है। तो वैज्ञानिक पद्धति जो होती है वो वस्तुनिष्ठता की बात नहीं देती है, माफ़ कीजिएगा, वैज्ञानिक पद्धति इस पर जोर नहीं देती है। तो ये जोर किस पर नहीं देती है, वस्तुनिष्ठता की बात वो करते हैं, अनुभववाद की बात करते हैं, लेकिन जो ये महत्व है इसकी ही बात वो नहीं करते हैं। तो जिसका पूछा जाता है क्या नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन नहीं था। निम्नलिखित में से कौन एक किसान आंदोलन था। तो खेड़ा भी एक किसान आंदोलन है, तेलंगाना भी तेभागा भी था। तो जो इसका सही आंसर था उपयुक्त एक से अधिक, तो इसका डी ऑप्शन सही था। उदारवाद का सबसे आवश्यक संबंध सिद्धांत है। उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत क्या है। समानता, तो ये समाजवाद के साथ जुड़ी, ये नहीं है। सामाजिक न्याय भी समाजवाद के साथ जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र एक शासन पद्धति है। तो जो ये उदारवाद है, उदारवाद के अंदर व्यक्तिवाद की बात की जाती है, लेजर फ्री स्टेट की बात की जाती है, हस्तक्षेप राज्य की बात की जाती है, बाजार पे कम से कम हस्तक्षेप किया जाए राज्य द्वारा, इसकी बात की जाती है। तो इसके अंदर ई ऑप्शन सही था, इसमें से कोई सा भी नहीं था। तो इसका ई ऑप्शन सही था। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी डाउट्स वाले क्वेश्चन थे। तो रिकार्डो की मजदूरी और लगान की अवधारणा ने निम्नलिखित में से किसको काफ़ी हद तक प्रभावित किया। तो जो इससे प्रभावित थे रिकार्डो की लगान और मजदूरी की अवधारणा के साथ कार्ल मार्क्स जुड़े हुए थे। इसी के आधार पर उन्होंने सरप्लस थ्योरी की अवधारणा विकसित करी थी। तो इसका जो सही था बी ऑप्शन सही था। 81 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नाजीवाद को साम्यवाद से अलग करती है। तो नाजीवाद को साम्यवाद से जो अलग करने का कार्य करती है वो सभी की समानता, ये इन दोनों पे इनका विचार नहीं है, तो ये अलग करने का काम करती है। तो इसका सी ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से किसने बार बार इस बात पर जोर दिया कि समाजवाद और राष्ट्रवाद एक नई एकता में एक साथ जोड़ना होगा। तो ये बात किसने करी है, एडोल्फ हिटलर ने बात करी थी कि समाजवाद और राष्ट्रवाद को एक नई एकता में एक साथ जोड़ना होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन संस्थागत दृष्टिकोण से संबंधित है। तो संस्थागत दृष्टिकोण से जो संबंधित है वो जेम्स ब्राइज है। तो ये देख सकते हैं आप। किसने कहा स्वतंत्रता ओवर गवर्नमेंट के विपरीत है। तो ये कोटेशन बेस था, सीली ने ये बात करी है, प्रोफेसर सीले। तो इसका बी ऑप्शन सही था। 85 नंबर क्वेश्चन था, शास्त्रीय लोकतंत्र की आलोचना के रूप में लोकतंत्र का यथार्थवादी सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये तैयार किया गया था शुम्पीटर के द्वारा। शुम्पीटर ने ही शास्त्रीय लोकतंत्र की आलोचना की थी अपने लोकतंत्र के यथार्थवाद के द्वारा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। फासिस्टों के अनुसार लोकतंत्र का सबसे सच्चा रूप सरकार है। तो ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है अभिजात वर्ग की बात से। तो आप देख सकते हैं थोड़ा अजीब टाइप के क्वेश्चन हैं अब ये। तो मतदाता की विभेदक प्रणाली बेहतर योग्य व्यक्ति या जिसके हित
दाव पर अधिक हो, उन्हें कम योग्य व्यक्ति की तुलना में अधिक वोट दिया जाए, तो ये कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसके अंदर दिया गया नहीं है ये। मैं आपके लिए क्वेश्चन, आपको एक कमेंट में बताना है कि इसको क्या कहते हैं, जिसके अंदर जो ज़्यादा शिक्षित लोग होते हैं उनको ज़्यादा मत देने का अधिकार होता है और कम शिक्षित लोगों को कम मतदान देने का अधिकार होता है। किससे, किस पद्धति के साथ जुड़ी है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। जो इसका आंसर जो बीपीएससी ने दिया है, बीपीएससी ने जो इसका आंसर दिया है उसको इनमें से किसी को भी नहीं माना है, तो इसका ई ऑप्शन दिया है, लेकिन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जरूर बताएं इसको कमेंट के अंदर। 88 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा द्विदलीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? तो द्विदलीय प्रणाली जिसके अंदर केंद्र और राज्य से संबंधित सरकारें होती हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे एक स्थिर सरकार की प्रणाली विकसित होती है, तो इस प्रणाली में सरकारें अधिक स्थिर होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सुनिश्चित होने की अधिक संभावना है, तो अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, किसी के अनुपात में उसको जगह दे देना, प्रतिनिधित्व कर देना, तो ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, इसमें सभी वर्ग का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व हो जाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही था। 90वां नंबर क्वेश्चन था, चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दलों में से और उनके द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति की प्रथा, तो चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दलों में से उनके द्वारा तो जो अपने चुनाव जीतने जो पार्टी, जैसे अमेरिका के अंदर होता है, जो चुनाव राजनीतिक पार्टी जीतती है वो अपने लोगों को ही सरकारी व्यवस्था के अंदर अपने व्यक्ति को ही नियुक्त कर देती है, तो इसको स्पॉइल सिस्टम कहते हैं। अपने पसंदीदा लोगों को नौकरशाही के अंदर जगह दे देना, तो ये स्पॉइल सिस्टम कहलाता है, तो ये जुड़ा हुआ था ए के साथ। 91 नंबर क्वेश्चन था जो कि इस प्रकार है, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं के नारे के साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की मांग उठाई, तो ये किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लें कहीं क्या पता फ्यूचर में एग्जाम में काम आ जाए। तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ा हुआ था कि प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, यानी प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो इसका हम कर नहीं देंगे, तो इसका सी ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक उपकरण है? तो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक उपकरण, ये सभी प्रत्यक्ष उपकरण लोकतांत्रिक उपकरण है, इसके अंदर एक से अधिक होगा। वापस बुलाना, रिकॉल करना, जनमत संग्रह भी है, इनिशिएशन भी है, तो ये स्विट्जरलैंड के साथ जुड़ा हुआ है बेसिकली, तो एक से अधिक इसका ऑप्शन डी सही था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है? कार्यपालिका का जो न्यायिक कार्य होता है, विधायी विशेषाधिकारों की रक्षा करना, तो ये तो नहीं करता। जिन व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया है उन्हें राहत देना, तो हाँ ये कहीं ना कहीं कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है, राहत देना कहीं ना कहीं मृत्युदंड के कार्य में। महाभियोग तो ये संसद के अंदर चलाया जाता है, तो ये भी इससे संबंधित नहीं है, तो बी ही इसका सही था, तो बी ऑप्शन इसका सही है। 98 नंबर क्वेश्चन था, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं फ्रांसिस फुकुयामा से प्लीज पूछ ही लेते हैं, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, तो ये फ्रांसिस फुकुयामा इसके साथ जुड़े हुए हैं। सैमुअल पी हंटिंगटन भी देख लें आप, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन इसके साथ जुड़े हुए हैं ये, तो जॉन रॉल्स आइडिया ऑफ जस्टिस के साथ जुड़े हैं, तो जो इसका सही था एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, तो फ्रांसिस फुकुयामा जुड़े हैं। एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ये भी आप देख लें, डैनियल बेल जुड़े हुए हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीक, तो दबाव समूह के द्वारा जो तकनीक अपनाई जाती है वो वहाँ पे पक्ष जुटाव यानी लॉबिंग की जाती है, एक विशेष वर्ग के द्वारा अपने आप को ज़्यादा फायदा लेने के लिए लॉबिंग की जाती है, तो इसका जो दबाव समूह का सबसे अधिक कार्य है लॉबिंग करना, बी ऑप्शन इसका सही था। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्विस और भारतीय संघ के बीच एक सामान्य विशेषता है? तो स्विट्जरलैंड और भारत के बीच कौन सी एक सामान्य विशेषता है? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, तो ये बात तो सही है। न्यायिक समीक्षा भी है, उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व, तो ये उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व भारत के अंदर नहीं है, लेकिन ये दोनों तो है, तो इसका डी ऑप्शन सही था। उपयुक्त एक में से अधिक, तो इसका डी ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से किस महासंघ में कार्यकारिणी क्लेजेट निम्नलिखित में से किस महासंघ में कार्यकारिणी क्लेजेट है? तो ये क्या क्वेश्चन कहना चाहता है मैं समझ नहीं पाया हूँ, इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेडरेशन द एग्जीक्यूटिव इज कॉलेजिएटेड, तो इसमें इन्होंने जो आंसर दिया है बीपीएससी द्वारा, तो इसको किसी को भी नहीं दिया है, ई ऑप्शन इसका दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं। ये क्या क्वेश्चन है मेरे को समझ में नहीं आया, अगर आपको कुछ पता चल रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं इसके बारे में। 99 नंबर क्वेश्चन था, ये देख लेते हैं, ये कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन था। यह कथन, हम एक संविधान के अधीन है लेकिन संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं, किस देश की न्यायपालिका को संदर्भित करने के लिए दिया गया है? ये कोटेशन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये यूएसए द्वारा जुड़ा हुआ है कि हम संविधान के अधीन है लेकिन जो न्यायाधीश उसको इंटरप्रिटेट करते हैं वही संदर्भित होता है, तो ये जुड़ा हुआ है, बहुत फेमस कोटेशन है ये, यूएसए के संविधान के साथ, ये यूएसए के न्यायपालिका के साथ ये जुड़ी हुई है। प्रकृति की स्थिति पर लॉक का विचार, प्रकृति स्थिति पर लॉक का जो विचार है ये पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई रिपीटेड एग्जाम में पूछा गया है ये, पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक उनकी जो प्राकृतिक अवस्था है।
101 नंबर क्वेश्चन था, कौन न्याय को समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार के रूप में प्रतिनिधित्व करता है? तो ये तो आप जानते हैं, अरस्तू ने ये बात करी है। तो समानों के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार, ये अरस्तू के साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं। डेविन ईस्टन के इनपुट आउटपुट विश्लेषण में इनपुट का मतलब, इनपुट जो हम मांग को अंदर भेजते हैं तो वो इनपुट कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर था मांग और समर्थन, मांग और समर्थन इनपुट के साथ जुड़ी हुई है। 103 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी संविधान प्रथा का एक हिस्सा है? तो फेलिबिस्टिंग जो संविधान वहाँ की उपयुक्त, वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था का एक उपकरण है। पॉकेट वीटो भी है, कर्टिसी भी है। तो इसमें से एक से अधिक था, तो इसका डी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक मिनट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो गैट की उरुग्वे राउंड की वार्ता के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या स्थापना हुई थी? जनरल क्वेश्चन था, आप जानते हैं WTO को स्थापना हुई थी 1995 के अंदर, 1 जनवरी 1995 के अंदर गेट की उरुग्वे राउंड की वार्ता के बाद ये अस्तित्व में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है? तो इसमें से कौन सा क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है? तो आसियान भी है, सार्क भी है और इकोवास भी है। तो ये एक से अधिक था, डी ऑप्शन इसका सही था। ओह, तो एक मिनट फिर दोबारा ऊपर नीचे हो गया, एक मिनट। 106 नंबर क्वेश्चन था, 1992 में हस्ताक्षरित उत्तरी अमेरिकी निर्बाध व्यापार क्षेत्र नाफ्टा में शामिल थे। तो नाफ्टा में क्या कौन कौन से देश शामिल थे? USA, कनाडा और मैक्सिको इससे संबंधित थे। ये वेनेजुएला नहीं था और कोलंबिया भी नहीं था। तो जो सम्मिलित थे USA, कनाडा और मैक्सिको इसमें शामिल थे। 107 नंबर क्वेश्चन है, यह कथन यथार्थवादी सिद्धांत की मुख्य कुंजी शक्ति के संदर्भ में परिभाषित हित की अवधारणा है, किसके साथ जोड़ा गया? यह कथन यथार्थवादी सिद्धांत की मुख्य कुंजी शक्ति के संदर्भ में परिभाषित हित की अवधारणा है, किससे जोड़ा गया? तो ये जोड़ा जाता है, ये हंस जे मार्गेनथाउंग के साथ इसको जोड़ा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? तो जो इस पर सहमत नहीं है, तो केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है। यथार्थवाद तो बात करता है कि राज्य को अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए, नव यथार्थवाद भी बात करता है शरणार्थी। तो इसमें से जो BPSC का आंसर बताया इन्होंने, ये ई को माना इन्होंने, तो इसका ई ऑप्शन बताया है। निम्नलिखित में से किसे नव यथार्थवाद के सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में रिपीटेड पूछा गया है। केनेथ वॉल्ड जो है नव यथार्थवाद के साथ जुड़े हैं, यथार्थवाद के साथ हंस जे मार्गेनथाउंग जुड़े हुए हैं, EH कार जुड़े हुए हैं यथार्थवाद के साथ, और नव यथार्थवाद के साथ जुड़े हुए हैं केनेथ वॉल्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 1962 में संयुक्त राष्ट्र की डीकोलोनाइजेशन कमेटी 24 की समिति के पहले अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया? तो ये चुना गया था भारत को। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीकोलोनाइजेशन कमेटी को किसको चुना गया था 1962 के अंदर? तो ये भारत को चुना गया था। 111वां नंबर क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेनरी मैन द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह हेनरी मैन द्वारा जो राज्य की ऐतिहासिक प्रवृत्ति थी, ऐतिहासिक सिद्धांत, राज्य कैसे की ऐतिहासिक में कैसी इसकी उत्पत्ति हुई है और कैसे इसका क्रमिक विकास हो रहा है, तो इसके साथ जुड़े होते हैं हेनरी मैन ऐतिहासिक सिद्धांत के साथ। निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति की स्वतंत्रता की धारणा के संबंध में स्वतंत्र होने के लिए मजबूर कहा था? निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति की स्वतंत्रता की धारणा के संबंध में स्वतंत्र होने के लिए मजबूर कहा था? तो ये कहा है, कोटेशन मीन्स क्वेश्चन है, तो ये जीन जे रूसो ने ये बात कही है। लास्की के अधिकार का सिद्धांत निम्नलिखित के हितों पर ध्यान नहीं देता। तो जो लास्की का सिद्धांत है वो राज्य के संदर्भ पर ध्यान नहीं देता, बाकी वो समुदाय और व्यक्ति की बात करता है। पैंथम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुख और दुख का मापन का मापदंड नहीं है? तो फेलिफिकेस कैलकुलेशन जिनका जो अवधारणा जिसके अंदर सुखों के मापन की बात करते हैं पैंथम, उपयोगितावाद के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी आप याद रखें। तो इसमें इन्होंने तीव्रता की भी बात करी थी और निश्चितता की बात करी थी। तो इसका एक से अधिक आंसर सही था, डी ऑप्शन इसका सही था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का भी क्वेश्चन थे इसके अंदर, और ये मेरे ख्याल से मॉडरेट से डिफिकल्ट की ओर था ये पेपर, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर आए थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन कला पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत पर जोर देता है? तो ये जो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बात करी है, किसके संदर्भ में बात करी है? यथार्थवाद के संदर्भ में बात करी है, राष्ट्रीय संबंध में देखा जाए तो यथार्थवाद के साथ जुड़े हुए हैं कौटिल्य। तो इसका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी बहुलवादी सिद्धांत में एक केंद्रीय व्यक्ति रहा है? तो अमेरिकी बहुलवाद में केंद्रीय व्यक्ति रहा रॉबर्ट डहल प्लूरलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, प्लूरलिज्म की अवधारणा के साथ जुड़े हैं बहुलवाद के साथ। तो इसका ए ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार प्रांतीय विषयों पर केंद्रीय विषयों से अलग किया गया? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ये किया गया था, प्रांतीय विषय को केंद्रीय विषयों से अलग किया गया था, ये 1919 भारत सरकार 1919 अधिनियम के तहत इसको किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका सही था।
लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद संबंधित है, तो लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद जो संबंधित है तो इनमें से कोई भी नहीं है लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद से संबंधित। तो इसका ई ऑप्शन बीपीएससी ने इसका दिया है। किसने कहा कि प्राथमिक वस्तुओं को राज्य द्वारा समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए जब तक कि असमान वितरण से सभी को लाभ हो रहा है? तो ये भी कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये बात करी है कि प्राथमिक वस्तुओं को राज्य द्वारा समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए जब तक कि असमान वितरण से सभी को लाभ हो रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, तो सी ऑप्शन इसका सही था। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है वो एक संवैधानिक नहीं, माफ कीजिएगा, वैधानिक निकाय है। संवैधानिक और वैधानिक आप देख सकते हैं। संवैधानिक जिसको संविधान के अंदर किसी आर्टिकल के तहत जिसका संविधान में लिखा गया है वो संवैधानिक आयोग होता है, और जो वैधानिक आयोग होते हैं वो किसी कानून द्वारा या कार्यकारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा बनाया जाता है। तो जो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार है भारत के अंदर वो एक वैधानिक निकाय है। 121वां नंबर क्वेश्चन, नवीन लोक प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो इसके सही नहीं है, इसमें बाजार विन्यास है, तो ये बात सही है। ये प्रबंधकीय स्वायत्तता की वकालत करता है, तो ये बात भी सही है। ये सार्वजनिक हित को कायम करता है, तो इसमें सार्वजनिक के अलावा निजी की भी बात की गई है, और जो प्राइवेट चीज़ों में जो अच्छी चीज़ होती है उनको भी लेने की बात की गई है। तो इसमें यही नहीं था, बाकी ये दोनों थे, तो इसका सी ऑप्शन सही था। किसने कहा जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है? तो ये क्वेश्चन आप लिख लें कॉपी में, कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जॉन लॉक ने कहा था जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। रिपीटेड है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। आश्वासन समिति एक साधन है, तो ये विधायी नियंत्रण से संबंधित है, तो इसका सी ऑप्शन सही था। 124वां नंबर क्वेश्चन था, ग्रेट ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए योग्यता प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 1955 के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हंस के आगे बढ़ सकते हैं बस, तो इसका बी ऑप्शन सही था। मियो के मानव संबंध अध्ययन में जो बहुत कम काम करता है उसे कहा जाता है, जो बहुत कम काम करता है, एक छेनी से छीनने वाला चिजलर, यानी जो एक दूसरे की चुगली करने में लगा रहता है कारीगर, उसी को इसने चिजलर कहा था, जो एक यहाँ की बात वहाँ करता है और ये बहुत कम कार्य करता है। तो ये मानव संबंध के संदर्भ में ए इसका सही था। पदानुक्रम को स्केलर प्रक्रिया के रूप में किसने वर्णित किया? स्केलर चेन के साथ कौन जुड़े हुए हैं? ये देख सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन थे। मुने और रिले स्केलर चेन के साथ जुड़े हुए हैं, मुने और रिले। 127वां नंबर क्वेश्चन था, प्रेरणा का सिद्धांत एक्स प्रतिपादित किया। तो ये जो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का जो सिद्धांत एक्स किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था डगलस मैग्रेगर ने। डगलस मैग्रेगर जुड़े हैं एक्स वाई थ्योरी के साथ मोटिवेशन के अंदर, तो इसका बी ऑप्शन सही था। भारतीय संसद बजट के ऑडिट पर किस के द्वारा नियंत्रण रखती है? भारतीय संसद बजट के ऑडिट पर किसके द्वारा नियंत्रण रखती है? तो ये रखती है लोक लेखा समिति के द्वारा। लोक लेखा समिति के द्वारा ये बजट के ऊपर नियंत्रण रखती है। इसको आप देख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने देखा है कई रिपीटेड एग्जाम में पूछा गया। भारतीय संसद किस ऑडिट के द्वारा नियंत्रण रखती है बजट के ऊपर? तो लोक लेखा समिति के द्वारा, पीएससी। और जो इसका अध्यक्ष होता है, आमतौर पर देखा जाता है कि लोकसभा में जो विपक्ष की पार्टी किससे संबंधित होता है, तो ये भी आप देख के जाएँ। इसके अंदर 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। निम्नलिखित में से किस की सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता? तो किसकी सिफारिश के बिना कोई भी धन विधेयक, तो सिंपल सा था। तो निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता? तो जो बीपीएससी ने बताया इसका, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अलावा कोई धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता? तो ये भी डाउट वाला क्वेश्चन है, इन्होंने ई ऑप्शन दिया है मेरे को, लेकिन मेरे को जितना पता है लोकसभा का अध्यक्ष होता है कि इसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में अच्छा, तो ये जिसकी सिफारिश, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना धन विधेयक को पेश नहीं किया सकता। स्वीकृति और ना स्वीकृति देने का कार्य तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, तो इसमें से कोई नहीं होगा, राष्ट्रपति ही करते हैं। इनकी स्वीकृति के बिना संसद में पेश नहीं किया सकता धन विधेयक को, लेकिन जो इस पर अंतिम निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो बहुत स्टार क्वेश्चन है, आप इसको लिख लें। 130 नंबर क्वेश्चन था, मंडल पंचायत योजना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो मंडल पंचायत योजना की जो सिफारिश की गई थी, अशोक मेहता द्वारा की गई थी मंडल पंचायत योजना की सिफारिश। 131वां नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस मामले में पहले संवैधानिक संशोधन को अदालत में चुनौती दी जाने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संशोधन की शक्ति संसद की थी और यह शक्ति असीमित थी? तो ये बात की गई थी बेला बनर्जी और बनाम पश्चिम बंगाल के अंदर। तो
नहीं, माफ़ कीजिएगा, संघरी प्रसाद और भारत सरकार, संघरी प्रसाद और भारत सरकार से संबंधित था कि पहले संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जाने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संशोधन की शक्ति संसद की थी और यह असीमित थी। तो ये बात की गई थी संघरी प्रसाद, जो 1951 के अंदर हुआ था, पहला ही संवैधानिक संशोधन था ये। तो ये संबंधित था बी, संघरी प्रसाद और भारत संघ के साथ ये केस जुड़ा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ एजेंसी कार्य नहीं है? तो स्टाफ एजेंसी कार्य नहीं है लक्ष्य प्राप्त करना। सी इसका ऑप्शन सही था कि सी इसका सही था कि कौन सा स्टाफ एजेंसी कार्य नहीं है? लक्ष्य प्राप्त करना, योजना देना, सलाह करना, ये स्टाफ एजेंसी कार्य होता है। आप देख सकते हैं योजना देती हूँ, सलाह देना, तो लेकिन जब लक्ष्य प्राप्त करना है तो ये इनका कार्य नहीं होता स्टाफ एजेंसी का। तो सी ऑप्शन इसका सही था। 133वां नंबर क्वेश्चन था, सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का पहला देश स्वीडन था। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, तो देख सकते हैं आप। तो इसका जो सही आंसर था स्वीडन इसका सही था। अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम रूप से दिया गया अनुदान कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो ये कहलाता है वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम रूप से दिया गया अनुदान। 135वां नंबर क्वेश्चन था, निष्पादन बजट यानी परफॉर्मेंस बजट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? तो ये गढ़ा गया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला हूवर आयोग था, उसके द्वारा ये परफॉर्मेंस बजट सबको गढ़ा गया था। परफॉर्मेंस बजट ये होता है कि मान लो अगर कोई हमने कोई एक टारगेट बनाया है और उसको परफॉर्मेंस को उस स्तर तक अगर बजट कर लेता है तो उसी को हम परफॉर्मेंस बजट कहते हैं। अगर नहीं कर पाता है तो उसकी परफॉर्मेंस अगर गिरावट रहती है तो वो परफॉर्मेंस बजट पे खरा नहीं उतर पाता है। तो ये जुड़ा हुआ है परफॉर्मेंस बजट के साथ। 136वां नंबर था, आतंकवाद के संतुलन का सिद्धांत संबंधित है। तो आतंकवाद का संतुलन का सिद्धांत जो संबंधित है परमाणु निषेध के साथ जुड़ा हुआ है। ये आतंक के संतुलन का सिद्धांत परमाणु निरोध के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। केंद्रीय कानून का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय कानून, ये हुगो ग्रोशियस, इंटरनेशनल कानून का जो हुगो ग्रोशियस है उन्होंने प्रस्तावित किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये हुगो ग्रोशियस था। तो ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन था। कौन सा वाक्य यूटोपिया समाज की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो ये करता है एक आदर्शवादी समाज जिसे अभी हासिल नहीं किया जा सकता। तो ये जुड़ा हुआ है यूटोपियन समाजवाद की व्याख्या के साथ। 139वां नंबर क्वेश्चन था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों बंद कर दिया? ये तो आप जानते हैं, जनरल कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो सभी जानते हैं इसको। तो चोरी की जो घटना हुई थी जहाँ पे पुलिस वालों को गोरखपुर के निकट कहीं पर 21 पुलिस वालों को शायद जला दिया गया था, तो इसके संदर्भ में ही उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसका बी ऑप्शन सही था। विश्व बैंक की स्थापना मुख्य रूप से क्यों की गई थी? तो विश्व बैंक की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी युद्ध के बाद निर्माण के लिए, वित्त पोषण के लिए। जो सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो जितना विध्वंस हुआ था काफ़ी देशों का, तो उसके निर्माण के लिए जो देशों को वित्त पोषण दिया गया था, इसी के संदर्भ में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। जब 1772 में जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो उस समय गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग। अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी रिपीटेड है, ये IAS वाईएएस के अंदर, यूपीएससी के अंदर आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो जिला कलेक्टर का जो कार्यालय बनाया गया था वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था 1772 के अंदर। तो ये जुड़ा हुआ था, पहला ऑप्शन इसका सही था। 142वां क्वेश्चन था, विकास प्रशासन की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो विकास प्रशासन की जो अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी एडवर्ड विडनर द्वारा विकास प्रशासन की अवधारणा सबसे पहले दी गई थी। नए राज्य के बनाने के संबंध में संविधान में संशोधन के लिए आवश्यक होगी। तो ये नया राज्य अगर बनाना है तो ये आर्टिकल 3 के तहत साधारण बहुमत से ही हो जाता है, आर्टिकल 3 के तहत ही। और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है या फिर उसकी सीमा का छोटा करना है, बड़ा करना है, ये सारा कार्य आर्टिकल 3 के तहत संविधान में किया जाता है। तो ये साधारण बहुमत से ही हो जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत के किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है? अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा। तो जो ये है 136 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा एक फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। तो 136 का आर्टिकल 136 इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको देख लें आप। तो आर्टिकल 32 जुड़ा हुआ, रिट अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। 145वां क्वेश्चन था, कानून के शासन का सिद्धांत किसके द्वारा? तो ये भी बहुत रिपीटेड है, आप जानते हैं, लॉर्ड डाइसी ने इसका सिद्धांत दिया था। सबसे पहले इन्होंने अमेरिका के अंदर ये ब्रिटेन के सबसे पहले बात कही थी लॉर्ड डाइसी ने। तो रूल ऑफ लॉ की अवधारणा जुड़ी हुई है डाइसी के साथ।
किसने कहा संबलपुर राज्य की सर्वोच्च शिक्षा है? ये भी रिपीटेड ही है, काफ़ी ज़्यादा। विल्लो भी जुड़े हुए हैं, संबलपुर राज्य की सर्वोच्च शिक्षा है तो इसके साथ जुड़े हुए हैं विल्लो भी। निम्नलिखित में से किसने 1929 में खुदाई खिदमतगर का आयोजन किया? तो ये क्वेश्चन भी जनरल टाइप के को एग्जाम में भी पूछ लेते हैं इसको। तो खुदमाई, इसमें ई ऑप्शन है, इसमें से कोई नहीं है। तो खुदमाई खिदमतगर जुड़ा हुआ था, ये खान अब्दुल खान गफ्फर के साथ जुड़ा हुआ था, जिसे सीमांत गांधी भी कहते हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न भी दिया गया है। तो ये जुड़ा हुआ है खुदाई खिदमतगार, ये खान अब्दुल खान गफ्फर के साथ, गफ्फार जी के साथ जुड़ा हुआ है। बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित के विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। बहुसंस्कृतिवाद किसके साथ जुड़ा है? आप जानते ही हैं। तो ये जुड़ा हुआ है जातीय समूह के साथ, भाषाई समूह के साथ, सांस्कृतिक समूह के साथ। तो उपयुक्त में एक से अधिक जुड़े हुए हैं। विल किमलिका हो गए, इसके साथ जुड़े हुए हैं इस अवधारणा के साथ। तो इसका डी ऑप्शन सही था। ये जातीय समूह, भाषाई समूह, सांस्कृतिक समूह की एक समाज के अंदर सभी को लेकर साथ चलना, ये बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है। निवारक निरोध कानून के तहत किसे गिरफ्तार किया जा सकता है? तो निवारक निरोध के तहत जो संदेह के आधार पर किसी भी नागरिक को अनलॉफुल एक्टिविटी के द्वारा, जिसे हम कहते हैं, जैसे आसपा हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, कई इलाकों में लगा भी हुआ है, तो संदेह के आधार पर किसी भी नागरिक को गिरफ्तार करने से संबंधित है ये। पोस्टकोर निम्नलिखित में से कौन सी गति पोस्टकोर में शामिल नहीं है? तो पोस्टकोर में जो शामिल नहीं है वो उपरूप में से एक से अधिक है। इसके अंदर विकास प्रशासन, डेवलपमेंट प्रशासन भी जुड़ा है, बजट बनाना जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं इसके साथ। तो इसमें एक से अधिक जुड़ा हुआ है तो नहीं शामिल था, इसका डी ऑप्शन सही था। तो ये क्वेश्चन था बिहार बीपीएससी द्वारा आयोजित, अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के अंदर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा हुई थी, तो ये जुड़ा हुआ था। इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैंने स्किप किया क्योंकि वो जनरल कंपटीशन से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड था। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। अगर कुछ कमी रह गई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये थोड़ा जनरल टाइप क्वेश्चन था, इसको भी देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले WC बनर्जी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। बारदोली सत्याग्रह के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल। जलियांवाला बाग के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। इसका तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। लॉर्ड कर्जन 1905 के अंदर थे। लॉर्ड इरविन और चेम्सफोर्ड हो सकता है, हाँ, 1919 के अंदर जो आया था। तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड से इसके साथ जुड़े थे, बारदोली के साथ। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो ये सरोजनी नायडू ये संबंधित नहीं थी, एनी बेसेंट और तिलक संबंधित थे होम रूल मूवमेंट के साथ। तो ये जनरल कंपटीशन के जो क्वेश्चन थे मैं उनको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ग्रेड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये दादा भाई नेहरू जी को कहते हैं, उन्होंने ट्रेन थ्योरी की भी दी थी, तो इन्हें कहा जाता है ये। और निम्नलिखित में से कौन सा एम पी गांधी द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया है। असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन नहीं जुड़ा गया, तो उसका डी सही होगा, उपयुक्त एक में से अधिक। तो ये थोड़े जनरल क्वेश्चन थे तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो ये इसका जनरल पार्ट था और लैंग्वेज पार्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कमी रह गई तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आने वाली वीडियो के अंदर उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आप सभी का आभार।